ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका एक बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो के अंदर। इस पूरी वीडियो में आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, जो कि है आपका ज्योग्राफी का सैंपल पेपर। अब आप बोलोगे कि सर ज्योग्राफी का सैंपल पेपर तो हमने पहले से ही पढ़ लिया है, आपने कई बार आपका बताया भी था इसके बारे में, बट इसमें नया क्या है? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप जाके देखेंगे तो सीबीएसई ने आपका सैंपल पेपर कर दिया है रिवाइज। और ये रिवाइज सैंपल पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो शायद आप बहुत कुछ मिस कर जा रहे हैं, क्योंकि इस पूरे रिवाइज सैंपल पेपर से एक सीबीएसई की बहुत इंपॉर्टेंट धारणा मुझे क्लियर होती हुई जा रही है। वो है कि हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पर फोकस करेंगे और 2026 में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर के अंदर देंगे। तो ये अब पूरा सैंपल पेपर मैं कैसे आपका कराने वाला हूं, इस पूरे सैंपल पेपर के अंदर मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, तुम उस पर फोकस करना। पर सबसे ज्यादा, क्योंकि इसके आंसर आपको मिल जाएंगे, ये सैंपल पेपर भी आपको सीबीएसई की साइट पे मिल जाएगा, बट आपको क्या सीबीएसई की साइट पे नहीं मिलेगा, वो है मेरे सोचने का तरीका, वो है मेरी अप्रोच कि मैं सैंपल पेपर को किस तरीके से अप्रोच कर रहा हूं और क्या तुम अपनी सैंपल पेपर की प्रैक्टिस के दौरान कर सकते हो, वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो प्रॉपरली तरीके से आप एंड तक बने रहना और इसी वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मैं आपका देकर जाऊंगा। तो आओ बिना किसी टाइम वेस्ट के करते हैं अपना सैंपल पेपर शुरू। और सबसे पहले अपन आपका बढ़ते हैं सैंपल पेपर के थोड़े से इंस्ट्रक्शन की तरफ। मेरी अप्रोच देखो, मैं बिल्कुल आपका ना छोटी छोटी चीजें बारीकियां आपका बताते हुए चल रहा हूं। सबसे पहली चीज जो आपको कवर करनी है वो ये है कि कभी भी पेपर मिले तो सीधे क्वेश्चन देखने की तरफ रश मत किया करो। उससे होता क्या है, कभी कभार हबड़ दबड़ी में जैसे होता ना, हबड़ दबड़ हो जाती है कि अरे यार मुझे तो सब आता है, मुझे सब आता है। तो भाई वो जो तुम्हें सब आता है ना, उसके चक्कर में प्रेशर क्रिएट होता है, कई बार तुम चीजें भूलने लग जाते हो। दूसरी चीज, मान लो तुमने पेपर देखा, अब अगर तुम्हें सब नहीं आता है तो भी प्रेशर में आ जाओगे, यार ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब इसके चक्कर में भी आपका तुम पेपर भूल जाते हो। तो पेपर ना भूलते हुए सबसे पहला सेक्शन जो है वो इंस्ट्रक्शन का सेक्शन है, उसको प्रॉपर्ली फोकस करना। और हमारे इंस्ट्रक्शन ये कहते हैं कि हमारे पेपर में 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। उन 30 क्वेश्चन में ABCD सेक्शन आपका डिवाइडेड है। ए सेक्शन में टोटल 17 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि MCQ बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 सेक्शन बी का पार्ट है, जो कि 3 नंबर एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। सेक्शन सी 20 से 23 तक क्वेश्चन होंगे, जहां पर 3 मार्क्स फिर से मिलेंगे। सेक्शन डी के अंदर 24 से 28 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें 5 मार्क्स हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन सी के अंदर जो आप क्वेश्चन लिखने वाले हैं उसकी वर्ड लिमिट है 80 से 100, और सेक्शन डी के अंदर जो आप लिखने वाले हैं उसमें मैक्सिमम लिमिट आपको दे रखी है 120 से 150। इसका मतलब है 150 एक्सीड मत करके आना, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके 2-2 पेज के आपका आंसर पढ़ रहे हैं। भाई साहब, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 2-2 पेज को आपका आंसर देते जाएं। पैसा मिलता है कॉपी चेक करने का, अगर इतना टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर ज्यादा पैसे कैसे मिलेंगे? तो थोड़ा सा आपका समझो इस बात को। और सेक्शन ई 29 और 30 जिसमें 5 मार्क्स आपका बेसिकली हमें मिलेंगे, ये मैपिंग वाले क्वेश्चन होने वाले हैं और इन्हीं से आपका पूरा पेपर यहां पर चलता है। बाकी के जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो विजुअली इंपेयर्ड वालों के लिए है। जैसे सैंपल पेपर कर रहा हूं ऐसे ही फाइनल पेपर को भी आपका लेकर चलना, ठीक है? चलो अब सबसे पहले अपन आपका कहां पर चल रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है वो है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपका देखना क्या पूछा चाह रहा है वो तुमसे। क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन बहुत सारी चीजें आपका कहता हुआ चला जाएगा। क्वेश्चन में बोला है, एक बार ग्राफ दे रखा है, एक बार ग्राफ में आपको कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज आपका दे रखी है, कंट्रीज है ये, कॉन्टिनेंट तो नहीं बोलेंगे, और एक तरफ पॉपुलेशन इन मिलियंस दे रखी है। बहुत बढ़िया। वो कह रहा है कि एक ग्राफ है जो कि डिस्प्ले कर रहा है क्या, जो कि डिस्प्ले कर रहा है आपका प्रॉपर पॉपुलेशन ऑफ वेरियस कंट्रीज, और उसके साथ साथ वो ये बता रहा है आपको कि यहां पर अप्रोक्सीमेटली कंबाइंड पॉपुलेशन दे रखी है 3 पॉपुलस कंट्रीज की। आप बताइए क्या होगा। तो अगर मैं 3 लीस्ट पॉपुलस कंट्रीज की बात करूंगा तो लीस्ट कहां पर है, जो सबसे कम की तरफ जाएगा, और कम की तरफ जा रहा हूं तो उसमें एक बांग्लादेश मिल रहा है, एक रशिया मिल रहा है और एक मैक्सिको मिल रहा है, क्योंकि इन तीनों से ज्यादा ही है सबकी पॉपुलेशन, कम किसी की नहीं है। बहुत बढ़िया। मैं ये मान लेता हूं, मैं ऐसा मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं
कि सर अगर यहां पर पॉपुलेशन 200 मिलियन है, ये 200 मिलियन है, तो इसकी पॉपुलेशन बांग्लादेश की अराउंड 170 से 150 की 75 80 की तरफ जाएगी, 170 180 के बीच में 175 तक लाई कर सकती है। रशिया की पॉपुलेशन क्योंकि मुझे थोड़ी कम दिखाई दे रही है तो मैं 150 के करीब मान लेता हूं, 140 150 के करीब मान लेंगे। और मैक्सिको की पॉपुलेशन अगेन अगर आप जाएंगे तो 80 90 तक आपका लेकर जा सकते हैं। अगर मैं इन तीनों का अप्रोक्सीमेट निकालूं, तो ऐसा मान लो चलो 170 150 80 के करीब आपका लेकर चलो, 0 0 8 7 15 और 5 20 का 0, हाथ से लगा 1 और 1 2 और 1 3, अब ये 300 के करीब आ सकता है। अच्छा एक चीज देखना ध्यान से, वैसे तो ये 300 मिलियन के करीब जा रहा है, बट अब कई बच्चे इसको ऐसे ही आपका अटेम्प्ट करेंगे, पर मेरा एक ध्यान से आपका अगर तुम देखोगे तो ये बार ग्राफ गलत मैंने आपका ड्रॉ किया है। यही सबसे पहली चीज थी, बच्चा सीधे देखते के साथ ही आपका क्या करेगा, हमारा बच्चा सबसे पहले देखते के साथ ही 300 मिलियन लगा देगा। पर भाई एक बार बार को जरा दोबारा पढ़ो, देखो बांग्लादेश जो है मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 180 की कैटेगरी में रख सकता हूं। इसके बाद रशिया की तरफ जब आप जाएंगे तो रशिया की कैटेगरी आपका लगभग हाफ है, तो 200 से आपका जो है अगर मैं जा रहा हूं तो ये 1/4 की तरफ जाएगा, 150 160 की तरफ आपका चला जाएगा। और अगर तुम देखोगे रशिया मैक्सिको में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो ये 100 से 120 की तरफ आपका लाई कर सकता है। अब जोड़ोगे तो 180, उसके बाद 150 और लगभग अगर मैं 100 की तरफ आपका लेकर चलूं तो 0 8 5 13, हाथ से लगा 1 और 1 3 और 1 4। अब ये इतना लगभग आपका बैठा है, बट क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेट लेकर जा सकता हूं? बिल्कुल लेकर जा सकता हूं। तो अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन मेरी आपका बैठेगी 400 के अराउंड। अब अगर ये 400 के अराउंड बैठ रही है तो मेरा पहला आपका जो आंसर मुझे दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, 400 मिलियन, और यही आपका मेरा सुनिश्चित आंसर है। ये तुम्हें अंदाजे से आपका कलेक्ट करना है, इसमें कोई तुम्हारी सहायता नहीं करने वाला है, तो तुम्हें थोड़ा सा आपका इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं तुम्हें लेकर। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये एक ऐसा क्वेश्चन होने वाला है जिससे पेपर के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं, जहां से पेपर में आपका क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, आराम से आपका जो है क्वेश्चन कवर हो जाएगा। सुनते चलो ध्यान से, ठीक है। सुनो, अपने को क्या पूछा है, अपने को आपका सबसे पहले दे रखी है सीबीआर और सीडीआर। सीबीआर होता है क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट। उसके बाद दे रखा है टाइम, प्रेजेंट वर्ल्ड एग्जांपल है। अब ये ऐसे चाहे तुमसे 1 मार्क्स में आपका निकलवा ले, चाहे तुमसे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तो 5 मार्क्स में ये भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ये स्टेजेस बतानी पड़ेंगी, स्टेज 1 कौन सी है, स्टेज 2 कौन सी है, स्टेज 3 कौन सी है, और फिर उसके बाद आपका जो है ट्रांजिशन फेज के बाद भी आपका बातें बतानी पड़ेंगी। और जब इतना सब लिखकर आओगे तब पूरे 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो सुनो, स्टेज 1 में आपका देखोगे तो यहां पर बांग्लादेश रेन फॉरेस्ट ट्राइब के बारे में बात कर रखी है, और ये स्टेज ऐसी है जो बहुत ही हाईली फ्लक्चुएटिंग स्टेज है। मतलब सीबीआर सीडीआर में आपका जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, बढ़ भी सकता है बहुत ज्यादा, कम भी हो सकता है बहुत ज्यादा। उसके बाद स्टेज 2 की तरफ आपका जाएंगे। स्टेज 2 एक्सपेंडिंग स्टेज है। एक्सपेंडिंग का मतलब धीरे धीरे एक्सपेंड कर रही है। नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन का मतलब है कि जहां पर डेथ रेट, बर्थ रेट मतलब एक्सपेंड तो कर रही है, बट वो नेचुरली आपका जो है जा रही है, तो बहुत ज्यादा आपका जो है बेसिकली तेजी से आपका नहीं है, बट एक्सपेंड तो कर रही है। और तीसरी स्टेज है लो फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि मुझे इन कंट्रीज को देखकर ही आपका पता लग रहा है, कनाडा, जापान, यूएसए, ये वो कंट्रीज हैं जो कि बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और इनकी जो पॉपुलेशन बेस्ड होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि मतलब अब ये डेवलप्ड हो चुके हैं, अब इनमें पॉपुलेशन का बहुत बड़ा खेल नहीं है, वो स्टेबिलिटी की तरफ चले गए हैं, थोड़ा आपका फ्लक्चुएशन उनमें कम हो जाएंगे, ठीक है सर। अब वो पूछ रहा है अ कंट्री इज करंटली एक्सपीरियंसिंग लो बर्थ रेट, तो लो बर्थ रेट की कंडीशन एक्सपेंडिंग में हो सकती है, नहीं हो सकती। क्या वो स्टेज हाई फ्लक्चुएशन वाली में हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है आंसर तो मेरा मुझे यहीं से मिल गया है, आंसर तो मुझे मेरा यहीं से मिल गया है। जैसे उसने लो बर्थ रेट की बात बोली तो मैं इन दोनों को काटूंगा तो स्टेज 3 आपका मुझे यहीं से पता लग गया है, बट आगे पढ़ेंगे। उसके बाद वो कह रहा है लो डेथ रेट एंड हाईली अर्बनाइज्ड सोसाइटी। इन 2 लाइनों ने मेरे आंसर को मोहर लगा दी है। कैसे? मैंने पहला पढ़ा तो ये मेरा आपका क्या था, डाइसी था।
अगले 2 स्टेटमेंट में छोटे छोटे आपका लाइन में मेरी जो डाइसी स्टेटमेंट थी उसको मोहर लगा दी है कंफर्मेशन की। विद एडवांस्ड हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, कौन सी आपका मोस्ट लाइकली है? तो आपको पता है स्टेज 3 की बात हो रही है। स्टेज 3 में आपका जो है मोस्ट डेवलप्ड मिलेगी कनाडा, जापान, लो फ्लक्चुएटिंग की तरफ आप आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका मैं जो तुम्हें सिखा रहा था, आई होप कि वो तरीका तुम्हारे आपका जो है दिमाग में बैठ गया होगा। क्या ये तरीका आपका तुम्हारे दिमाग में आपका आ गया है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है इतनी बीच में? चले अब देखो, अब जरा ध्यान सुनो। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन और दे रखा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपका नंबर 3। आए काहे नहीं आ रहा बे? क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है सर, अब ध्यान सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं सर, बहुत ध्यान सुनेंगे सभी बच्चे लोग। इधर आपका जो है मेरी तरफ ध्यान देंगे, सुनेंगे ध्यान से। एक कंट्री है जिस कंट्री का नाम है वाई, पर सबसे पहले क्या तुम्हें सिर्फ आपका यही याद करना है? अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक तो एचडीआई का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को सबसे पहली बार आपका कौन लेकर आया था, तो ये भी आपका पूछा जा सकता है। डॉक्टर महबूब उलक का नाम याद होना चाहिए। लॉरेट, नोबेल लॉरेट डॉक्टर अमर्त्य सेन का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर उसके बाद आपका जो है यूएनडीपी की रिपोर्ट्स की भी आपका बातें हो सकती हैं। उसके साथ साथ अब तुम्हारे पास अलग अलग कंट्रीज हैं। क्या तुम्हें ये बात याद है? वेरी हाई, फिर उसके बाद आपका हाई, फिर उसके बाद मीडियम, फिर उसके बाद आपका लो। तो ये ऐसे कैटेगराइज की हुई है हमने आपका पार्ट्स को। तो ये जो आपका बेसिकली चारों पार्ट में आपका डिवाइड कर रखा है, वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो। इसमें कई सारी आपका कंट्री है। अगर कभी आपका 0.800 से आपका जो है ऊपर चला जाए तो वेरी हाई की कंडीशन है। 0.700 से लेकर 0.799 तक, 0.799 तक अगर आपका चला जा रहा है तो हाई की कैटेगरी में। तो ऐसे कर कर आपका क्या कर रखा है उन्होंने, कंट्रीज को आपका डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ये तुम्हें लिखना है, ये तुम्हें आपका लिखना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो दिक्कत है, कहीं ना कहीं लोचा हो जाएगा भाई साहब, लोचा, भयंकर लोचा। समझ रहे हो मेरी बात? तो सुनो अब। तो अब एक आपका कंट्री है वाई, उस कंट्री का एचडीआई है 0.950। मतलब ये तो क्लियर है कि ये वेरी हाई वाली आपका कैटेगरी में लाई करती है। कौन सी कैटेगरी में लाई करती है? वेरी हाई वाली कैटेगरी में आपका लाई कर जाती है। बहुत बढ़िया। दूसरा वो कह रहा है इज रैंक्ड अमंग द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आज के समय पर उसका सबसे अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी, वो कौन सी ऐसी पॉलिसी अपनाए जिससे उसे अपना स्टेटस मेंटेन करने में आपका काम मिले? ठीक है सर, पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल आउटपुट टू बूस्ट जीएनआई। अगर जैसे ही आपने, अच्छा इसमें कौन कौन से? पर कैपिटा इनकम, फिर हेल्थ केयर, फिर एजुकेशन, इन सब पे फोकस है। तो अगर तुम इंडस्ट्रियल को आपका बढ़ावा दे रहे हो तो इंडस्ट्रीज से आपका जो है फिर क्या हो सकता है? एनवायरमेंटल कंसर्न उठ सकते हैं। तो इसका मतलब है तुम ज्यादा अपने एजुकेशन को आपका पीछे छोड़ रहे हो। फिर हेल्थ केयर पे आपका इंप्लीकेशन आ जाएंगे, तो तुम ज्यादा इंडस्ट्रियल आउटपुट लोगे तो हेल्थ केयर में दिक्कत आ सकती है तुम्हारे। तो ये तो आप नहीं कर सकते। दूसरा, नॉट इन्वेस्टिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। क्या तुम ये अफोर्ड कर सकते हो? भाई एसडीआई चली इनके ऊपर रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या लिखा है? नॉट इन्वेस्टिंग। नॉट शब्द को पढ़ो। नेक्स्ट क्या है? रिड्यूसिंग एम्फेसिस ऑन एजुकेशन टू फोकस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या ये हो सकता है? भाई साहब अगर मैं आपका रिड्यूस कर दूंगा तो एजुकेशन कम हो जाएगी, तो एजुकेशन को एसडीआई का एक पैरामीटर माना जाता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने बोला है एम्फेसिस, मतलब कम कर रहे हैं। कम क्यों करोगे? बढ़ाओ उस पे। तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्ट्रेंथनिंग पॉलिसीज ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल इक्विटी। इसका मतलब है ये ऑप्शन आपका सही दिखाई देगा। बट मैंने क्या किया? क्या मेरी अप्रोच सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की थी? नहीं, मेरी अप्रोच थी कि इससे मैं पूरा एचडीआई टॉपिक तुम्हें क्लियर करा दूं। जैसे तुम एक क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम उस चैप्टर को उठाओ, एसडीआई पढ़ो, एसडीआई से रिलेटेड आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं, किसने उसको बनाया, कौन सी रिपोर्ट आती है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिपोर्ट पब्लिश करता है, उससे पर्टिकुलरली आपका जो है कौन कौन सी कैटेगरी डिवाइडेड है। ये सारी कैटेगरी आपके पास तुरंत एक बार में दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इसे कहते हैं क्विक रिकैप का तरीका। सी माई अप्रोच ऑफ हैंडलिंग द सैंपल पेपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन। ध्यान सुनो अब। असर्शन है पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशल आए क्या हो गया भैया? ओहो, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट एंड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑन द रीजन। चलो, तो ये क्या है? ये मान लो कोई भी एक चीज है, जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं कि शादी हुई, शादी के बाद फिर बच्चे होंगे,
शादी हुई, शादी के बाद फिर बच्चे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि पहले बच्चे हो जाएंगे फिर शादी हो रही है, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये क्या है कि अगर कहीं पर पॉपुलेशन चेंज हो रही है, कहीं पर पॉपुलेशन चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से क्या क्या इंप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है कि अगर पॉपुलेशन चेंज होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा किसी जगह का, सोशल अपलिफ्टमेंट होगी, हिस्टोरिकल कल्चरल बैकग्राउंड होंगे। सही बात है सर आपकी। दूसरा रीजन उसमें क्या दे रखा है, द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रेफर टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर। इसका मतलब है कि ये मुझे क्या बता रखी है, ये मुझे डेफिनेशन दे रखी है कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, पॉपुलेशन चेंज क्या है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज समझना है तो उसकी डेफिनेशन है, और उसको कैसे डिफाइन करूंगा तो आप एब्सोल्यूट नंबर में डिफाइन करेंगे। जब भी आप कभी पढ़ते हैं, जब भी आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते कैसे हैं, पहले डेफिनेशन लिखते हो अपने पेपर में, फिर उसके बाद उसका समरी, मतलब उसका बॉडी पार्ट लिखते हो, फिर समरी की तरफ आते हो। तो ये क्या है, ये डेफिनेशन है, ये क्या है, ये बॉडी पार्ट है। तो इसका मतलब है कि रीजन तो मेरा बिल्कुल सही है, रीजन में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो वहां पर आपका इनहेबिटेंट कितने चेंज हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दो टाइम पीरियड दे रखे होते हैं, जैसे मान लो 2001 से 2011 के बीच में कितना आपका पॉपुलेशन चेंजेस आए हैं, और उसको एब्सोल्यूट नंबर या परसेंटेज में डिफाइन कर सकते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर का बेसिकली क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। बट असर्शन भी मेरा सही है, पर होना क्या चाहिए था, होना यह चाहिए था कि ये असर्शन होना चाहिए था और इसका रीजन ये होना चाहिए था, तब तो ये सही लगता। बट असर्शन पहले दे दिया, रीजन ये दे दिया, तो असर्शन का रीजन नहीं बन पा रहा है। रीजन का असर्शन तो बन रहा है, बट असर्शन का रीजन बनना आपका पॉसिबिलिटी कम हो जा रही है। तो अब ऐसा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि अगर ये उल्टा हो जाता तो बात सही होती, बट अगर ऐसे आपका डिफाइन करने जा रहे हैं तो इसका आंसर नहीं है, ये बेसिकली उससे पहले की धारणा है। क्लियर, समझ रहे हो। असर्शन रीजनिंग अप्रोच करने के लिए मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, हमेशा एक बार आपका रीजन और असर्शन को तोड़कर पढ़ लिया करो। पहले रीजन पढ़ लिया करो, अगर वो तुम्हारे असर्शन के साथ मैच खा रहा है और दोनों सही है इंडिविजुअल, तो ज्यादातर केस में आपका आंसर बी ही देखने को मिल जाता है। बट वो बहुत मतलब ऐसा नहीं कि ज्यादातर में सब में ही आपका लाइबल हो जाएगा, पर उसको पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। तो पढ़कर पहले उसका जस्टिस निकालना कोशिश करो। मुझे पता है कि चैप्टर आपका क्या, कहां पर क्या डिमांड कर रहा है, कैसे है, ये तुम्हारे पास भी हैबिट में आ जाएगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो कह रहा है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज एन एग्जांपल ऑफ क्वार्टरनरी एक्टिविटी। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। एक क्वेश्चन बन सकता है क्वार्टरनरी एक्टिविटी और क्विनरी एक्टिविटी का। अगर वो क्वार्टरनरी और क्विनरी एक्टिविटीज में से आपका जो है डिफरेंस पूछवा ले तो ये भी आ सकता है। इसमें वो R&D के बारे में आपका पता कर सकता है। अब देखो क्वार्टरनरी एक्टिविटी में ट्रांसपोर्टिंग कोयला, क्या कोयले की बात हो सकती है? अरे भाई ट्रांसपोर्टिंग कोयला अगर भाई आपका जाएंगे रेलवे उलवे से लेकर जाएंगे तो वो तो आपका नॉर्मल हमारे वर्कर्स भी कर देंगे। तो वो क्वार्टरनरी सेक्टर क्या होता है? क्वार्टरनरी सेक्टर आपका हमारा मतलब R&D तो इधर आएगा, सॉरी क्वार्टरनरी वाली साइड क्विनरी में लिख दिया मैंने। तो वो किस में आएगा? तो वो R&D वगैरह मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बड़े बड़े फील्ड में आपका बात हो रही है। तो ये कोयले की बात तो आपका क्वार्टरनरी के साथ मैच ही नहीं कर पा रही है। लॉयर ड्राफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा से ज्यादा आपका बेसिकली टर्शरी की तरफ जा सकते हो, बट क्वार्टरनरी का पार्ट नहीं है। सेल्स पर्सन है ही नहीं। साइंटिस्ट डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ये बिल्कुल हो सकता है क्योंकि इसमें रिसर्च का काम है। और क्वार्टरनरी सेक्टर में हमने R&D पढ़ा था, पेपर के अंदर NCERT के अंदर हमारे साफ साफ लिखा हुआ है, तो वहीं से आपका ये क्वेश्चन बनके तैयार हो जाएगा दोस्तों। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो। अब मैं ये कह रहा हूं, अब मेरा क्वेश्चन आपका क्या है, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखोगे तो बहुत ध्यान सुनोगे। देखो बहुत ध्यान सुनो। वो कह रहा है मैच द फॉलोइंग पॉलिसी विद द पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये एक तरफ आपको पिलर्स दे रखे हैं, एक तरफ आपका पॉलिसीज लिख रखी हैं। इतना इजी क्वेश्चन है ये, इतना इजी क्वेश्चन है कि मतलब इस पे तुम्हें चर्चा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? ध्यान से देखो। वो कह रहा है इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। क्या ये यहां से दो चीजें आपका निकल के आ सकती हैं। एक आ सकता है आपका इक्वालिटी और एक आ सकता है आपका इक्विटी। एक आ सकता है आपका इक्वालिटी और एक आ सकता है आपका इक्विटी। तो अब या तो इक्वालिटी हो जाए या इक्विटी हो जाए। इक्वालिटी क्या होता है? सबको समानता दे दो, बट उसने क्या बोला है? इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। इक्वल एजुकेशन टू गर्ल्स एंड बॉयज, ये एक्चुअली में आपका इक्विटी होती है हमारी। ये क्या होती है? इक्विटी होती है। दूसरा है अवेलेबिलिटी फॉर रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन।
तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या पढ़ते थे? हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ते थे, जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि जो भी रिसोर्सेज आज हम यूज कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचने चाहिए। तो इसका मतलब है सस्टेनेबिलिटी तो होनी चाहिए। इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन इन द लोकल गवर्नेंस, इससे क्या होगा? देश के अंदर एम्पावरमेंट बढ़ेगी, लोगों को आपका जो है बेसिकली चीजें पता लगेंगी। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर हायर एफिशिएंसी, इससे देश के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अब क्या हुआ? एक का बी हो गया, एक का बी, बी का ए हो गया, तो ए का बी हो गया, दो का ए हो गया। पहले ऑप्शन देख लेता हूं कहां मिल रहा है। एक का बी, एक का बी, एक का बी एक ही ऑप्शन में दे रखा है दोस्त, वो है ये रहा। ठीक है, अब देखो ऐसे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बैच में करा रहा हूं। निर्भय जो हमारा बैच चल रहा है निर्भय प्रो, उसमें मैं ऐसे इससे भी अच्छे अच्छे मैच द फॉलोइंग के लेवल के क्वेश्चन आपका करा रहा हूं। और जिन बच्चों ने आपका जो है क्लासेस देखी होंगी पहली क्लासेस, तो वहां पर आपका सीयूटी लेवल तक के भी अच्छे क्वेश्चन आपका मैंने कराए हैं। तो आपको करना क्या होता है, आप जब ऐसे सैंपल पेपर की तरफ आपका अप्रोच कर रहे होते हैं तो आपको एक मेंटरिंग चाहिए होती है जिससे आप बेसिकली अपने क्वेश्चन की अप्रोच देख पाए। ठीक है दोस्त, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या हो गया भैया? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स? अब देखो रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स क्या होते हैं, जैसे हमने बड़े बड़े आपका देखे हैं, एशियान बन गया, फिर शार्क बन गया, G20 बन गया। ऐसे आपका रीजनल बेसिस पर हम क्या करते हैं, अपने ब्लॉक्स बनाकर तैयार करते हैं। और इन ब्लॉक्स का क्या पर्पस होता है, उन ब्लॉक्स को क्यों बनाया जाता है, उसके पीछे का आपका रीजन क्या है, वो सारी बातें आपका जो है आपको यहां पर देखनी पड़ेंगी। अब सुनिएगा, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लो जैसे IMF है, इसको छोड़ दो, IMF को छोड़ दो, जैसे WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको बनाने के पीछे का आपका पर्पस क्या था, जिससे आपका बेसिकली देख रेख हो सके, ट्रेड बढ़ सके, ये सारी चीजें कर सके। तो ये ऐसे रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स आपका हमारे बन जाते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट दे रखा है, टू रिड्यूस ग्लोबल ट्रेड बाय लिमिटिंग इंटरनेशनल एक्सचेंज बिटवीन मेंबर नेशन। तो भाई अगर तुम आपका ग्लोबल ट्रेड को रिड्यूस ही कर दोगे तो फिर मेंबर नेशन के बीच में आपका जो है कैसे ट्रेड हो पाएगी? क्या ये हमारा पर्पस होता है रीजनल ट्रेड ब्लॉक का? आंसर इज नो। हमारा पर्पस होता है ट्रेड को बढ़ाना। दूसरा, encourage trade between countries with geographical proximity and similar or complementary trading item while reducing trade restriction in the developing world। बहुत बढ़िया, ये सही लग रहा है। जितनी भी आपका डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए अगर आप रेस्ट्रिक्शन हटाएंगे तो उनके पास पॉपुलेशन है, वही पॉपुलेशन आपसे सामान खरीदेगी। और अगर आपने ट्रंप जैसे आपका टैरिफ लगाने शुरू किए तो फिर तो आपका भाई साहब मैं अल्टरनेट ढूंढने शुरू करूंगा आपने। तो इसका मतलब है जितनी भी डेवलपिंग कंट्री हैं आप उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं थोपेंगे बहुत ज्यादा। ट्रेड थोड़ी अगर आपको सहूलियत करनी है तो लिबरल बनना पड़ेगा, और लिबरल के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी ज्योग्राफी के साथ, उनकी ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के साथ आपको ट्रेड की चीजें देखनी पड़ेंगी। तो वहीं से आपका मेरा आंसर तो मुझे यही मिल गया, क्योंकि अगले वाले में लिख रखा है टू रिप्लेस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हो नहीं सकता। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है टू इन्फोर्स ट्रेड टैरिफ, अगर बहुत ज्यादा आपका ट्रेड टैरिफ लगाओगे तो भी काम नहीं बनेगा। तो आंसर इकलौता एक ही हो सकता है दोस्त, यही आंसर हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई मुझसे कह रहा है कि आपका आंसर ये होने वाला है या कुछ होने वाला है, तो मैं कहूंगा कि दोस्त तुम आपका गलत डायरेक्शन में आ गए हो, तुम्हारी आपका जो है बेसिकली दिशा सही करने की जरूरत है। ठीक है, अब आ जाओ, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे ग्राफ कहीं पर आपका मिल रहे हैं पेपर के अंदर, अगर आपको ऐसे ग्राफ कहीं पर आपका मिल रहे हैं पेपर के अंदर, तो सुनिएगा आपको क्या करना है। सबसे पहले उसने बोला है एक तरफ आपका जो है वैल्यू दे रखी है वो भी है करोड़ में, वो भी है करोड़ में, और दूसरी तरफ आपका दे रखा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रखी है। 2013-14 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा रहा है, 2014-15 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा रहा है, 15-16 में कैसा रहा है, 16-17 में कैसा रहा है, 21-22 में कैसा रहा है। अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो एक वैल्यू जो आपकी चल रही है, एक वैल्यू जो आपकी चल रही है, ये वाली लाइन आपकी एक्सपोर्ट शो करती है, और एक लाइन आपकी ऊपर वाली ये क्या शो कर रही है, ये इंपोर्ट को शो कर रही है। किसको शो कर रही है, इंपोर्ट को। अगर आप देखेंगे तो हमने चीजें बाहर से ज्यादा मंगाई हैं क्योंकि उसका पैसा कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा है, और हमारी चीजें बाहर जो गई हैं वो कंपैरेटिवली कम गई हैं क्योंकि वो पैसा आपका देख के पता लग रहा है कि कम है। तो अब इस हिसाब से अगर आप देखेंगे 13-14 में लगभग आपका ट्रेड बहुत कम थी, 14-15 में आपका थोड़ी सी पास होने की कोशिश हुई बट फिर भी गैप बहुत ज्यादा है, 15-16 में आपका गैप थोड़ा सा कम हुआ,
बट 16-17 में देखोगे तो और थोड़ा सा कम हुआ, बट 21-22 में देखोगे तो गैप बहुत वाइड हो चुका है, बहुत वाइड हो चुका है। अब जरा ध्यान से देखो, अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है क्या कहना है उसका, कुछ तो कह ही रहा है भाई साहब, है ना। क्या कहता था अमेरिका, कुछ तो कहता ही था, बट अब उसने भी कहना बंद कर दिया है, अमेरिका वालों ने भी, ठीक है, कुछ नहीं कह रहे हैं वो भी आजकल। देखो पहला ऑप्शन है इंपोर्ट कंसिस्टेंटली इंक्रीज फ्रॉम 2013 टू 2021-22। ये तो कड़वा सच है, क्योंकि अभी तो मैं बताकर आया हूं कि पहले बढ़ रहा है, कभी दूरियां हैं, थोड़ा कम हुआ, फिर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये तो कड़वा सच है। दूसरा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वर नियरली इक्वल इन 2016-17। 16-17 में नियरली इक्वल, भाई कितना गैप है ये देख रहे हो, इतना बड़ा गैप कौन फिलफिल करेगा करोड़ों का, तो ये तो बिल्कुल फर्जी बातें कर रहे हैं आप, ठीक है, ये बात तो आपका मैं मानूंगा ही नहीं। फिर वो कह रहा है देयर वाज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन एक्सपोर्ट बिटवीन 2013-14 एंड 16-17। जरा देख लेते हैं, 13-14, 14-15, 16-17, 16-17 बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है भैया, बिल्कुल सही बात है उसकी, कहने का मतलब है कि कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं दिखाई दिए, ये ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट शोड अ शार्पर इंक्रीज कंपेयर टू इंपोर्ट 2016-17 एंड 2021-22। शार्प तो नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका जो है भाई साहब। अच्छा एक चीज देखो वैसे कायदे में आपका जो है बेसिकली फोर्थ ऑप्शन की तरफ मेरी घंटी आपका बज सकती है, क्योंकि उसने बोला एक्सपोर्ट शोज। अब बच्चा हमारा एक्सपोर्ट नहीं पड़ेगा, एक्सपोर्ट तो कमी है ना कंपैरेटिवली, एक्सपोर्ट वो देख रहा है गैप तो बड़ा है, बढ़ गया ना गैप, तो इतना बड़ा गैप तो है इन दोनों के बीच में। अबे बात तो एक्सपोर्ट की करिए ना भाई, एक्सपोर्ट तो कमी है, इंपोर्ट तो ज्यादा ही है, और वो यही बात तो कह रहा है कि एक्सपोर्ट शोड शार्पर इंक्रीज। कहां बढ़ा है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट तो बढ़ा ही नहीं है, तो इस हिसाब से ये भी ऑप्शन गलत हो गया, सिर्फ सी सही है। क्लियर है दोस्त, चलो बहुत बढ़िया। बिजुली इंपेयर्ड के लिए, आपके लिए नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ेंगे अपन आगे की तरफ, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। 9th क्वेश्चन की तरफ चलो। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ। अब देखो जब भी परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ निकालनी होती है तो क्या तुम्हें याद है फॉर्मूले, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100, कुछ ऐसे फॉर्मूले आपका निकाले जाते हैं डिकेडल ग्रोथ रेट निकालने के लिए। फिर इसमें आपका एग्रीकल्चर डेंसिटी है ना, ज्योग्राफिकल डेंसिटी, ये सब आपका जो है डेंसिटी वाले क्वेश्चन आपका बन सकते हैं। फिर यहां से एक और क्वेश्चन भी तैयार हो सकता है, जो कि मैं बार बार इस बार फोकस कर रहा हूं, नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 में आपका आई थी, फिर उससे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2015। देखो अब मुझे सिर्फ क्वेश्चन पता लगा डिकेडल ग्रोथ रेट, बट मैंने उस चैप्टर से आपका कितनी इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आई हैं वो सब आपका यहां पर लिख के तैयार कर दी है। समझ रहे हो मेरी बात। अब उसके बाद इससे मार्जिनल वर्कर्स, मेन वर्कर्स कितने दिन की छुट्टी पर हैं, या कितने आपका दिन काम करना पड़ता है मेन वर्कर्स को, मार्जिनल वर्कर्स को, वो भी आपका बात निकल कर आ सकती है। तो ये सारे क्वेश्चन के लिए जैसे ही मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग में आपका एक पूरा ढांचा बन जाना चाहिए उससे रिलेटेड, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली बिटवीन 1991 2001 से 2011। इफ अ पॉलिसी मेकर वांट्स टू मेंटेन अ स्टडी ग्रोथ रेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड बी मोस्ट इफेक्टिव। चलो इनकी बात सुन लेते हैं। इनकरेज हायर बर्थ रेट टू बूस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या हम पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं? अगर हमें परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ की बात करनी है, आंसर इज नो। फोकस ऑन रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारा एसडीआई कहां जाएगा? फिर एसडीआई की बातें आपका कहां गई, तुम्हारी वो झूठ कहां गए, तुम्हारे वादे जो किए थे तुमने। नेक्स्ट कह रहा है इंप्लीमेंट पॉलिसीज टू इंकरेज रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। भाई तो सब जब तुम शहरों में ही लाके सबको बसा दोगे तो गांव वाले कहां जाएंगे? और क्या तुम्हारे पास आपका इतना देने को फ्रीबीज है कि तुम सबको आपका जो है पैसा दे दोगे और सब आपका अर्बन में सेटल भी कर जाएंगे? फिर झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ेगा लोगों को। फिर कह रहा है प्रमोट बैलेंस्ड पॉपुलेशन ग्रोथ थ्रू फैमिली प्लानिंग एंड एजुकेशनल इनिशिएटिव। अब देखो ये ऑप्शन आपका मुझे बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। उसका रीजन मतलब तुम मान के चलो, उसका रीजन आपका ये है कि हम जो देखते हैं कि इसमें पॉपुलेशन कंट्रोल भी करनी है, फैमिली प्लानिंग की बात भी करनी है और एजुकेशन इनिशिएटिव भी लेने हैं। ऊपर वाले तीनों पे तो आपका फर्जीपन दिखाई दे रहा है मुझे बिल्कुल एकदम। तो इसका मतलब है सबसे सुटेबल आंसर जो इसका होने वाला है वो डी होने वाला है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो अब आते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन कह रहा है, अब जैसे देखो इससे एक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 15 से 65 की आपका पॉपुलेशन, मुझे यहां से एक और क्वेश्चन भी आपका याद आ रहा है एडोलेसेंट पॉपुलेशन वाला। ऐसा भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान सुनो, बिल्कुल कानों को आपका जो है खोलकर
आंखों को आपका खोलकर, आंखें कान खोलकर सब एकदम ध्यान सुनना भाई, ध्यान सुनना, एकदम क्वेश्चन क्लियर होगा। वो कह रहा है इफ अ रीजन हैज हाई प्रोपोर्शन ऑफ पीपल एज्ड बिटवीन 15 टू 65 ईयर, व्हाट चैलेंजेस इज मोस्ट लाइकली टू अराइज इन अ नेशन। किसी भी जगह पर आपका क्या छोटी छोटी बातें आपका अराइज हो सकती हैं। चलो सबसे पहले हाई लिटरेसी रेट। भाई अगर लिटरेसी रेट ही बढ़ाना है तो उसके लिए आपका भाई साहब इस पॉपुलेशन को थोड़ी देगा, वो वैसे भी बढ़ जाएगा। लो डिपेंडेंसी रेशियो नहीं हो सकता। इकोनॉमिक स्ट्रेस ऑन द वर्किंग एज पॉपुलेशन, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर बेसिकली आपका 15 साल वाले बच्चे हैं वो भी काम नहीं कर सकते, बूढ़े एज वाले भी आपका काम नहीं कर सकते, तो जो बीच वाली आपका जनरेशन है उसी के ऊपर सारा प्रेशर बढ़ेगा। ये ऑप्शन सही दिख रहा है। हाई पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स, भाई जब काम ही नहीं करेंगे तो हाई लेबर पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ जाएगा। क्या फर्जीवाड़ा मतलब आपका जो है, आप मुझे बताओ कि अगर आपको जो है कहीं भी किसी भी केस में कोई पार्टिसिपेशन बढ़ाना है तो उसके लिए आपको यूथ पॉपुलेशन चाहिए होगी, या तो कम हो रही है, तो कैसे गाड़ी आप मान सकते हो कि आपका चीजें यहां पर बढ़ जाएंगी। ठीक है चलो क्लियर है। अब आते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन नंबर क्या है? 11 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 11 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 11 है। चलो देखो ठीक है, अब देखो ध्यान से 11 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 11 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान सुनना। Which of the following was not a measure adopted by the government of India in 1990s? 1990 का टाइम कौन सा है? एलपीजी वाला। एलपीजी क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। टू प्रमोट लिबरलाइजेशन एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी टू इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट। अब देखो डेवलपमेंट के बारे में जब भी बात की है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रही है, तो क्या क्या आपका उस समय किया गया था, पढ़ लेते हैं जरा। क्रिएशन ऑफ द फार्मर्स पोर्टल टू असिस्ट विद इंश्योरेंस एग्रीकल्चर स्टोरेज। मुझे एक बात बताओ, उस समय कोई बहुत ज्यादा पोर्टल लेकर आए थे? उस समय तो इन्फॉर्मेशन आपका रेडियो पे पास की जाती थी, तो ये तो फर्जी बात हो गई। दूसरा, लॉन्च ऑफ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्या ये 1990 में लॉन्च हुआ है? क्या ये 1990 में लॉन्च हुआ है? इतनी फर्जी बातें आपका नहीं करनी है दोस्त, इतनी फर्जी बातें बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल एकदम आपका दूर रहना है अपने को, है ना, इन बातों से। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो बहुत बाद में आई है, और वो भी परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये सब कहां के जमाने की बात है, 1990 में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लास्ट ऑप्शन दिख रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग सीड वैरायटी ऑफ व्हीट, जो कि हम आपका मैक्सिको एंड राइस फिलीपीन। ये बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है दोस्त, ये एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ है, और यही ऑप्शन सही है कि हमने क्या किया था, हम आपका जो बेसिकली हाई यील्ड सीड को लेकर आए थे, व्हीट जो कि मैक्सिको और राइस फिलीपीन, ये एज इट इज एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, ये ऑप्शन सही है, इसमें कोई किसी भी तरीके की दो राय नहीं है, मान लो इस क्वेश्चन को सही है। नेक्स्ट आते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statement about agriculture land use in between 1950-51 2014-15 is correct based on the table? अब एक टेबल पढ़ लेते हैं। ये टेबल आपका लैंड रिसोर्स एग्रीकल्चर वाले टॉपिक से आपका देखने को मिलता है, जिसमें करंट फेलो, कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है। अब यहां से भी देखो क्वेश्चन बन सकते हैं, उसने बोल दिया 8 टाइप, वो जो पूरे लिख रहे हैं, कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है, फिर करंट फेलो क्या होता है, फिर फेलो अदर देन करंट फेलो क्या होता है। अगर तुमसे सब उसने लिखवा लिए तो तुम ये मान लो कि तुम्हारी आपका फील्डिंग सेट करने की पूरी जुगाड़ उसने कर रखी है, बट तुम्हारी फील्डिंग सेट नहीं होगी, क्योंकि तुम पांडे जी से पढ़ रहे हो। और निर्भय में मैंने आपका इनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करानी है, अच्छे लेवल पर आपका मैपिंग की प्रैक्टिस भी साथ साथ कराते चल रहा हूं, ये सारी चीजें भी आपका चली रही हैं अपनी, है ना। चलो कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो अब देखो, अब ध्यान से देखो, ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है 1951 में 8 ये आ गया, 2014-15 में 4। पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल वेस्टलैंड एज अ पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग एरिया डिक्रीज फ्रॉम 8 से 4। अब वो कह रहा है कल्चरेबल वेस्टलैंड आपका पहला वाला एरिया है, और 1951 से 2014-15 में जो टेबल है उसमें 8 से 4, ये तो सही है, 8 से 4% पर आ गया। 1950-51 में 8% था, फिर 4% पर आ गया। दूसरा है, तो भाई इसके बाद तो आंसर नहीं भी पढ़ूंगा तो भी चल जाएगा, इसके बाद तो आंसर नहीं भी पढ़ूंगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि अब कहीं पर आपका मुझे 78% कहीं नहीं दिखाई दे रहा पूरे ऑप्शन में, 4.9% भी आपका डेटा मुझे लगभग कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, बस इसके अलावा ये उल्टा डेटा हो गया है। उल्टा थोड़ी आएगा, ऐसे तो चलेगा, ये उल्टा रिवर्स में दे दिया है। और 58 से 59 ये भी आपका डेटा का कोई लेना देना नहीं है, तो बाकी तो डेटा ही आपका गलत दे रखा है, सब यही सही डेटा है, तो ये सही हो गया ऑप्शन, खत्म कहानी। क्यों पढ़ना है आगे? अप्रोच देखो क्वेश्चन को जल्दी करने की, कैसे आपका मैं अप्रोच कर रहा हूं। अगर तुम ये क्वेश्चन की अप्रोच देख रहे हो दोस्त, और एक चीज और देखो साथ साथ, दूसरी चीज ये देखो कि वो क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है, वाई
ऐसे डेटा देकर, फिर उसके बाद कोई कंट्री है वाई कर कर। तो ये सब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब कंपटीशन आते हैं तो ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब आते हैं अपन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी इससे तैयार हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर 5 नंबर 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, 5 नंबर 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। पर पहले पढ़ लेते हैं। वैसे तो तुम्हें अगर पूछा तो यही आपका पूरा लिख कर आना है और एनसीईआरटी में एज इट इज आपका लाइनें पढ़नी है, तुमने ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो, पहला ऑप्शन है टू प्रमोट द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड इन रेन फेड एरियाज। अब देखो मेरी बात सुनो, भारत सरकार किसी भी उस इलाके में जहां पर आपका रेन फेड इलाका है, कभी भी ये नहीं कहेगी कि तुम पुराने मेथड के चले जाओ पूरी तरीके से एक्सक्लूसिव, क्योंकि उसको आज वाले मेथड जो आज के जमाने में चीजें हो रही हैं उनको कहीं ना कहीं यूज करना ही पड़ेगा। अगर उसने नहीं किया तो वो पूरी तरीके से आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसका मतलब है पहला वाला ऑप्शन तो आपका गलत है। अच्छा, पहला वाला ऑप्शन गलत होते ही ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। क्यों? क्योंकि इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। बाबू भैया क्वेश्चन ऐसे ही होगा दोस्त, ऐसे ही आपका जल्दी क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका मतलब है सिर्फ ऑप्शन एक ही सही दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है। अब तुम ये मान लो कि अगर मेरे दिमाग में आपका क्वेश्चन में ऐसी चीजें दिखी, पहला ऑप्शन पढ़ते के साथ ही मुझे ये दिखाई दे गया कि मतलब भाई आपका ऑप्शन इतना प्यारा सा दे रखा है और उसमें बिल्कुल सीधे सीधे आंसर मुझे दिखाई दे रहा है, तो मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही क्या है, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही क्या है। चलो नेक्स्ट 14th क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 14th क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 14th क्वेश्चन है आपका एज अ पॉलिसी मेकर टास्क्ड विद फॉस्टरिंग बिहेवियरल चेंजेस इन द कम्युनिटी टू शिफ्ट फ्रॉम prevailing attitude of consumption to one focused on conservation and smart water management, which of the following program would you prioritize for the implementation? अच्छा, अब वो कह रहा है एक पॉलिसी मेकर है, बढ़िया सा पॉलिसी मेकर कोई हमारा आया है, कोई बढ़िया सा पॉलिसी मेकर आया है और उस पर्टिकुलर पॉलिसी मेकर ने कुछ बिहेवियर चेंजेस देखे जिससे कम्युनिटी शिफ्ट हो गई, प्रिवेलिंग एटीट्यूड देखा, कंजम्पशन टू वन फोकस्ड ऑन कंजर्वेशन एंड स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट। ये बहुत बढ़िया अच्छी चीज लिख के दे दी इसने। अच्छा चलो आ जाओ, अरबरी पानी संसद नहीं, ये तो आपका जो है स्टेट की तरफ है। अटल भूजल योजना ये हो सकता है क्योंकि इस स्कीम में ये सारी जो बातें लिखी हुई हैं, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, फोकस्ड ऑन कंजर्वेशन, ये सब किया गया है। फिर भी आगे के ऑप्शन पढ़ लेता हूं। नेशनल वाटर पॉलिसी ऑफ 2012, इसमें नहीं की गई है कोई ऐसी बात। जल क्रांति अभियान में भी कोई ऐसी बात नहीं गई है, तो आंसर मेरा आपका सिर्फ बी होगा, अटल भूजल योजना। बट अब देखो जैसे ही तुम ये क्वेश्चन आपका सॉल्व कर रहे हो तो जितने भी वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका ऑप्शन है, अरबरी, अटल भूजल, जल क्रांति, नेशनल वाटर मिशन, इन सबके तुम्हारे पास क्या बन जाने चाहिए, नोट्स बन जाने चाहिए। और इसी समय एक क्विक रिवीजन आपका जो है तुरंत कर लो कि नेशनल वाटर पॉलिसी में क्या लिखा हुआ था, अटल भूजल योजना में क्या लिखा हुआ था, अरबरी पानी संसद में आपका क्या लिखा हुआ था, फिर नेशनल वाटर पॉलिसी आपका क्या रीजन है। तो ये जैसे ही तुमने आपका रिवीजन किया तो तुरंत क्विकली आपका जो है तुम्हारा आंसर यहीं से बन जाएगा और तुम्हारा क्विक रिकैप हो जाएगा। मैं मान लो मेरी बात कि अगर तुम ऐसे आपका पेपर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आधे से ज्यादा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा दोस्त, आधे से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मान लो मेरी बात। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बायो एनर्जी। अब इजी क्वेश्चन है ये क्योंकि बायो एनर्जी, जियोथर्मल, इनके क्वेश्चन इजी ही मिलेंगे तुम्हें। बायो एनर्जी इज अ सस्टेनेबल एंड वर्सेटाइल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और गैस फॉर कुकिंग। बहुत बढ़िया, बायो एनर्जी से हम हीट एनर्जी भी कन्वर्ट करते हैं, कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आपका कन्वर्ट हो जाती है। असर्शन तो बिल्कुल कतई सही है, कोई दो राय नहीं है इसमें। बायो एनर्जी नॉट ओनली, अब शब्द को पहले आपका गोला बना लेता हूं, नॉट ओनली, गुल्लू गुल्लू कर दिया मैंने इसको, प्रोसेसेस वेस्ट एंड गार्बेज टू प्रोड्यूस एनर्जी बट ऑल्सो रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इनहेंस सेल्फ रिलायंस एंड इंप्रूव द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ रूरल। अब बहुत देखो, ध्यान सुनो, इसको कहते हैं आपका पढ़ने का तरीका। देखो मुझे पढ़ते ही क्या समझ में आया, सबसे पहले यहां पर क्या लिखी हुई है, यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है, यहां पर क्या लिखी हुई है, यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन में क्या है कि बायो एनर्जी क्या है, तो बायो एनर्जी आपका ये है। उसके बाद उसने क्या लिख के दिया है, उसके बाद उसने बॉडी पार्ट लिख कर दिया है। बॉडी पार्ट क्या है कि अगर बायो एनर्जी ये है, बायो एनर्जी की डेफिनेशन ये है,
तो बायो एनर्जी सिर्फ डेफिनेशन नहीं है, उसके अलावा बायो एनर्जी के ये भी काम है, ये भी एक रीजन है जो कि बायो एनर्जी आपका करता है। तो इसका मतलब रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, असर्शन का रीजन भी सही है। तो आंसर क्या होना चाहिए? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये सही है। अब देखो मैंने कैसे पता करा, सबसे पहले मैंने पढ़ा कि ये डेफिनेशन लिखी हुई है, तो बायो एनर्जी मुझे समझ में आ गया। उसने बोला नॉट ओनली प्रोसेस, मतलब यही अकेला ही काम नहीं करता है, ये भी काम करता है। तो वो बता रहा है कि इसके आगे अगर आप पढ़ोगे तो ये रीजन और भी हैं, ये भी काम हो रहे हैं। तो इसका मतलब है दोनों सही है, इसका मतलब है दोनों सही है, इंडिविजुअल सही है और ये इसका रीजन भी सब्सटैंशिएट करके दे रहा है आपको। क्या बात समझ में आ गई मेरी? क्या मेरी बात आपका बिल्कुल क्लियर है? कोई दिक्कत है, कोई इसमें परेशानी है किसी को? कोई परेशानी, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है? आगे बढ़ रहे हैं। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपका बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपका बढ़ते हैं। अब सुनो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16th क्वेश्चन। अप्रोच देखो तो मेरी अप्रोच कैसी है, क्या अप्रोच है मेरी? 16th क्वेश्चन की तरफ चलो। मैच द फॉलोइंग, मैच द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विद इट्स डिस्क्रिप्शन। चलो सबसे पहले है एयरवेज। अब एयरवेज क्या होता है? एयरवेज में आपका देखो सुटेबल फॉर हैवी गुड्स ओवर लैंड, लैंड पे तो आपका हो ही नहीं सकता एयरवेज। कैपेबल ऑफ कैरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ हैवी गुड्स एट लोअर कॉस्ट, एयरवेज की कॉस्ट कभी लो हो सकती है? नहीं हो सकती। फ्लेक्सिबल सेटअप एंड रैपिड डिलीवरी फॉर हाई वैल्यू, हाई वैल्यू मतलब ये तो सही दिख रहा है, रैपिड डिलीवरी भी आपका सही दिख रहा है। लो वॉल्यूम गुड मतलब सामान कम जाएगा, पैसे ज्यादा लगेंगे और जल्दी पहुंच जाएगा, ये सही है, ये सही है। तो एयरवेज का ए का मुझे आपका क्या मिल गया? 3। अब ए का 3 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ए का 3 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये वाला ऑप्शन है। देखो इसके बाद मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि मेरे 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके थे, तीसरा वाला मैंने पढ़ लिया, उन्होंने ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं। इतने लल्लू क्वेश्चन आपका अगर ये बनाते, मैं पेपर बना रहा होता ना, तो मैं यहां पे भी ए का 3 लिखता, यहां पे भी ए का 3 लिखता और यहां पे भी ए का 3 लिखता, ताकि बच्चा प्रॉपर आपका आगे तक पढ़े। पर इन्होंने बेचारे सीबीएसई वाले को पता है कि अच्छा 12th वाले हैं, थोड़ा बहुत अभी कंपटीशन की दुनिया में मत उतारो, धीरे धीरे करके उतारेंगे, तो आराम से उन्होंने इजी क्वेश्चन करके दे दिया। ठीक है दोस्त, चलो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उड़े देश का आम नागरिक। इतनी प्यारी स्कीम है ये उड़ान स्कीम, और 2017 के करीब आपका इसका बेसिकली इनॉग्रेशन हुआ था, अगर मैं सही हूं तो। ठीक है, तो उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें बेसिकली आपका जो हमारे लोकल अथॉरिटी हैं, कुछ प्लेन्स कुछ एयरलाइंस को आपका ये बोला जाता है कि आप रीजनल ट्रेड कनेक्टिविटी, आपका रीजनल कनेक्टिविटी इंप्रूव करो। कुछ सीटें आपका बुक कर दी जाती हैं एयरलाइंस के अंदर, जिससे आपका क्या हो सके, जिससे वो आपका कनेक्टिविटी इंप्रूव कर सके, जिससे उनकी आपका जो है जल्दी चीजें पहुंच सके। आप सुनो, उड़े देश का आम नागरिक इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम ग्लोबल डिजाइन टू जंप स्टार्ट द रीजनल एविएशन मार्केट। ठीक है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम्स RCS उड़ान वॉज कंसीव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये भी सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट रीजनल कनेक्टिविटी, यहां तक भी बात सही है। बट मेकिंग फ्लाई अफोर्डेबल फॉर कॉमन सिटीजन, बिल्कुल सही है। अब सेंट्रल आइडिया क्या था इस स्कीम का? टू इनकरेज एयरलाइंस टू ऑपरेट फ्लाइट्स ऑन रीजनल एंड रिमोट रूट्स थ्रू इनेबलिंग पॉलिसी एंड एक्सटेंडिंग इनिशिएटिव, बिल्कुल सही ऑप्शन है, करेक्ट है। इसके बाद के ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, क्यों? वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट तो आपका देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतनी कम फीस में वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट, ये कोई पर्सनल फ्लाइट थोड़ी चल रही है भाई साहब, है ना, प्राइवेट जेट थोड़ी है कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलेंगी उसमें। सब्सिडीज दोगे बट प्राइवेट एयरलाइंस को कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे भाई सिर्फ बंदों की बात हुई है, सिर्फ ए ऑप्शन सही है इसका, सिर्फ ए ऑप्शन, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो इसको आपका याद रखना है, आपने ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो ये आपके एमसीक्यू वाले सेक्शन आपका यहां पर खत्म हो गए। ठीक है दोस्त, अब एमसीक्यू वाला सेक्शन जैसे ही आपका खत्म हुआ, अब जरा ध्यान सुनो, ठीक है, अब जरा ध्यान सुनो मेरी बात। सबसे पहले अब आपका आता है सेक्शन बी, जिसमें आपको एक ऐसा पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को बेस्ड यहां पर आप पढ़ेंगे ये क्वेश्चन। उसने बोला है कंसेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म। अब न्यू डिटर्मिनिज्म पता है तुमको क्या होता है? न्यू डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, है ना, ये सब पता होंगे तुम्हें। ज्योग्राफी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना, ये सब आपका बातें लिखी हुई हैं। ये किसने दिया है? ग्रिफ्ट टेलर ने। अब देखो कल को ये 2025 में एक एमसीक्यू में यही क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछा हुआ है कि न्यू डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट किसने दिया था। तो डायरेक्टली आपका जो है बेसिकली 2025 के सीबीएसई पेपर में आपका क्वेश्चन देखने को मिल गया। द कंसेप्ट शोज दैट नीदर इज देयर अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी
ना तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की कंडीशन है और ना ही कंप्लीट पॉसिबिलिज्म हमें चाहिए, हमें बीच का रास्ता चाहिए, मध्यम मार्ग की तरफ जाएंगे अपन, ठीक है। ह्यूमन बींग्स कैन कनकर नेचर बाय ओबेइंग इट, दे हैव टू रिस्पॉन्ड द रेड सिग्नल। इसमें लाइट वाला एग्जांपल भी दे रखा है कि अगर येलो लाइन हो रही है तो आपको रुकना है, फिर चलना है, रेड लाइट पर रुक जाना है, ग्रीन लाइट पर आपका आगे चल जाना है, वो एग्जांपल है तुम्हारी बुक के अंदर। इट मींस दैट द पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स व्हिच डू नॉट डैमेज द एनवायरमेंट। अपनी हद में रहकर आपका काम करो, एनवायरमेंट तुमको खुद सपोर्ट करेगा। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात करें, ये सब कुछ दे रखा है। अब वो कह रहा है पहला क्वेश्चन, हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म, साफ साफ लिखा है आंखों के सामने, ग्रिफ्ट टेलर। हाउ डिड टेलर व्यू द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड कंट्रीज इकोनॉमिक प्रोग्राम। अब देखो मैंने इसके ना आंसर भी लगवाए हैं, मैं तुम्हें दिखाता चलता हूं। मैंने इसके दोस्त आंसर भी लगवाए हैं। कहां लगवाए हैं, कहां लगवाए हैं, कहां लगवाए हैं, ये है, ठीक है। देखो अब वो क्या देख रहा है, अब वो देख रहा है कि ह्यूमन बींग्स आपका जो है बेसिकली अगर ओबे करेंगे नेचर को तो तुम्हें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें लिखनी है। देखो एक तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग कैन कनकर नेचर बाय ओबेइंग इट, पहला पोर्शन। फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड टू द रेड सिग्नल, दूसरी बात। तीसरी बात, इट मींस दैट द पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स, ठीक है। उसके बाद नियो डिटर्मिनिज्म कंसेप्चुअली अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अ बैलेंस नलिफाइंग ईदर और डायक्टमी। ये बात आ गई अब निकल की। तो इसका क्या मतलब है, इससे आपका हमें क्या पता लग रहा है, इससे मुझे ये पता लग जा रहा है दोस्त, इससे मुझे ये पता लग जा रहा है दोस्त कि मेरा जो क्वेश्चन था उसमें मुझे क्या क्या लिखना है। तीसरा, व्हाई न्यू डिटर्मिनिज्म हैज बिकम क्वाइट रेलिवेंट इन द प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट। अब देखो क्यों हो गया, क्योंकि फ्री रन बहुत चल रही है, फ्री रन विच द डेवलप्ड इकोनॉमिक्स अटेम्प्टेड टू टेक हैज ऑलरेडी रिजल्टेड इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब बहुत ज्यादा आपका फ्रीवीज या फ्री रन आपका चलती रहती है, जिससे हमारे एनवायरमेंट को कंसर्न हो जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस जैसी आपका चीजें इंपैक्ट हो जाती हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो इन सबको आपका बचाने के लिए हमें आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है कि न्यू डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट हमारा पूरा रहे, ठीक है। तो दोस्त ये वाला ये जितनी भी आपका बातें हैं ये आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तुम चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ो और अच्छे से आपका पढ़कर इसको अटेम्प्ट करेंगे। अब इसमें पूरा एचडीआई के बारे में दे रखा है। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुमसे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो कम से कम इतना बड़ा तो आपका तुम्हें एचडीआई के बारे में लिख के ही आना है। समझ रहे हो मेरी बात। किसने दिया, डॉक्टर महबूब उलग साहब ने आपका इनॉग्रेट किया। कहां से थे, पाकिस्तान से थे, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ डेवलपमेंट इन लार्ज पीपल चॉइस, पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट अंडर दिस कंसेप्ट, है ना। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक द कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द की एरिया हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। रैंकिंग कितने से कितने के बीच में मिलती है, 0 से 1 के बीच में। द वेज टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट आर कॉन्स्टेंटली बीइंग रिफाइंड, नए नए आपका इंप्लीकेशन लेते आ रहे हैं। इंडिया की रैंक 132 है आउट ऑफ 191 कंट्रीज में। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तुम्हें भी पेपर में यही करना है कि जहां जहां पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है उसको अंडरलाइन कर दो, ताकि जब तुम दोबारा पैराग्राफ पढ़ रहे हो अपने आंसर के लिए तो तुम्हें ये चीजें आपका हाईलाइट होती हुई दिखाई दे, ठीक है। और ये कौन से डेवलपमेंट इंडेक्स की बात है, 2021 के। अब जरा इसके आपका जो है भाई साहब क्या करेंगे अपन, अब इसकी आपका जो है प्रॉपर्ली मुझे आंसर की तरफ आपका चलना पड़ेगा दोस्त, चलना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, सबसे पहला क्वेश्चन आपका उसने पूछा है, इधर की तरफ आ जाओ, व्हाट डज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर अकॉर्डिंग टू द सोर्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अपन क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम, उसके बाद पर कैपिटा, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब देखो एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये, तो देखो तीनों चीजें आपका तुम्हें कैसे लिखनी पड़ेंगी, हाईलाइट करके। हाईलाइट करना है जैसे आपका सीबीएसई ने दिया है। वो क्यों बताना चाह रहा है, ये क्यों लिखे हैं उसने ब्लैक कलर से, कि तुम भी उसको अंडरलाइन करो, तुम्हें भी दिखना चाहिए ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दोस्त, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट सिग्निफिकेंट ट्रेंड डिड द 2023 एसडीआई रिपोर्ट हाईलाइट रिगार्डिंग द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट नेशन। आ जाओ, इसका भी अपने पास जुगाड़ है, इसका भी अपने पास जुगाड़ है। क्या है स्कीम का, पढ़ लेते हैं, पर टेंशन की कोई बात नहीं है, अपने को पता होना चाहिए सब ये क्या स्कीम है क्या है। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि पुअर नेशन के बारे में उसने ये बोला है, द रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट नेशन कंटिन्यू टू रिमेन बिलो देयर प्री कोविड क्राइसिस लेवल। मतलब जितनी पहले समस्या थी उससे भी आपका कमी हो गई है, प्री कोविड में जितनी दिक्कतें थी उससे भी आपका कमी हो गई है। नेक्स्ट 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 2023 एसडीआई में, 2023 एसडीआई में अब वो कह रहा है which 3 countries were ranked highest in 2023।
तो अब ये देखो इसमें आपका बता रखा है तुम्हें 2023-24 में 23-24 की आपका रिपोर्ट तुमने जैसे ही पढ़ी आगे जाकर। अब देखो एक और चीज, कौन रिपोर्ट पब्लिश करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। रिपोर्ट फंड रिच कंट्रीज एक्सपीरियंस अनप्रेसिडेंटेड बट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट नेशन। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आइडेंटिफाइड स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एज लीडिंग द नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये क्या है? ये आपका आंसर इसका है 2023 का। यही आंसर मैंने आपको कहां पर दिखाया था? यही आंसर मैंने यहां पर दिखाया था, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, ये लिखा हुआ है, अलग से कुछ नहीं है उसमें। अगर आप देखोगे तो यही तो बातें कह रहा है वो। नेक्स्ट, अब देखो दो क्वेश्चन दे रखे हैं उसने। पहला दे रखा है एक्सप्लेन हाउ पेस्टरल नोमैडिज्म इन एडेप्टेशन टू स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंडीशन, इलस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जांपल। और दूसरा दे रखा है माइनिंग हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। तुम्हें कायदे में तो दोनों ही आने चाहिए क्योंकि तुमने पढ़ाई की है उस तरीके से, तो दोनों में से कुछ भी अटेम्प्ट कर लो, बराबर मिलेगा। इसको तोड़ के लिखोगे, इसको एक ही आंसर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, इसका आंसर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए वो अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चल रहे हैं दोस्त। नहीं यार, पहले क्वेश्चन नंबर 20 तो कर लें, फिर 25 की तरफ। पहले 20 की तरफ, सॉरी गाइस। पहले क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन हाउ आउटसोर्सिंग हैज इंपैक्टेड बोथ द कंट्रीज दैट आउटसोर्स द वर्क कंट्रीज रिसीविंग आउटसोर्स जॉब। भाई साहब, आउटसोर्सिंग का क्वेश्चन मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि इस साल पेपर में आपका देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग बेसिकली आपका जॉब क्रिएशन होती है जो कि इंडिया से बाहर जाकर आपका बेसिकली जॉब की बात हो रही है। तो जॉब क्रिएशन इन कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, फिलीपींस, ये क्या कर रहे हैं? ये बहुत चीपर लेबर ऑफर करते हैं, उसके साथ साथ इनके पास स्किल्ड वर्कर्स भी हैं। इसके चक्कर में हैज ऑल्सो फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम जॉब सीकिंग यूथ इन द कंट्री। तो अब बहुत सारे जो बेसिकली लोग हैं वो यूथ हैं, वो जॉब मांग रहे हैं, तो इनको क्या बोला? आउटसोर्सिंग कर दो। दूसरा कंपैरेटिव एडवांटेज कि सबसे पहले लो कॉस्ट है, यहां पर स्किल्ड लेबर आपका मिल जा रही है। उसके बाद कंपैरेटिव एडवांटेज में आउटसोर्सिंग बेसिकली एक बिजनेस ऑप्शन बन गया है। उसके बाद माइग्रेशन ट्रेंड में क्या देख रहे हैं हम? जॉब्स आर अवेलेबल, रिड्यूस द आउट माइग्रेशन फ्रॉम द कंट्रीज जहां पर आपका जॉब्स अवेलेबल हैं, बड़ी बड़ी डेवलप कंट्री जहां पर बढ़िया जॉब मिलती है, वहां से लोग बाहर नहीं जाते हैं, वो अपने यहीं पर रहते हैं। एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज लोअर द नीड फॉर पीपल। और लास्ट में है इमरजेंस ऑफ केपीओ बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। मैं फिर से कह रहा हूं, यहां से भी आपका क्वेश्चन एक तैयार हो सकता है। इन्वॉल्व हाईली स्किल्ड वर्कर एंड हैज बिकम न्यू ट्रेंड इन आउटसोर्सिंग। ये तीनों पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, कोई भी 3 पॉइंट लिख देंगे क्योंकि उतना ही बड़ा आंसर लिखना है आपको, तो आपका काम बन जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपका गाड़ी चल गई है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है हाउ कैन बी प्रमोट सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे शहर हैं उनमें कैसे आपका डेवलपमेंट कर सकते हैं व्हाइल एड्रेसिंग द चैलेंजेस ऑफ पोल्यूशन, रिसोर्स स्कार्सिटी, मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म ना हो जाएं, कंजंक्शन इन ग्रोइंग सिटीज एंड न्यू टाउन्स। अच्छा आ जाओ। अब देखो क्या क्या उसने 7 लिख के दिए हैं, तुम्हें 6 लिखने हैं। सबसे पहले स्मार्ट अर्बन प्लानिंग अडॉप्ट कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे चले जाएं। लोग सब अपनी गाड़ियां दिखाने के चक्कर में, मेरे पास लैम्बोर्गिनी है, मेरे पास आपका मर्सिडीज है, मेरे पास आपका हायाबूसा है, अपनी गाड़ियों से आपका जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाओ। जर्मनी जैसे देशों में जहां पर पॉपुलेशन कम है, कंपैरेटिवली मानता हूं, वहां का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इस हाईली क्लास का है कि लोगों को आपका जो है बकायदा अपने ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ता। तो हमें उस लेवल की आपका चीजें करनी पड़ेंगी। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी, पॉल्यूशन और कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड एजुकेशन। इनमें से आप कोई भी 6 पॉइंट आपका लिख सकते हैं, और यही पॉइंटर्स आपके पेपर में आपका बहुत इजी पॉइंट है, बहुत इजी, कोई भी आपका लिख दोगे तो काम तुम्हारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 3 मेजर्स दैट अर्बन प्लानर कैन अडॉप्ट। अब देखो मैं बार बार ऐसा फोकस मान के चल रहा हूं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड में अर्बन प्लानिंग की बार बार बातें उठ रही हैं। अर्बन प्लानिंग इज अ इंपॉर्टेंट मेजर जो कि भारत देश को लेना चाहिए, और उसके बारे में आपका बार बार वो पूछ रहा है। यहां पे भी अर्बन डेवलपमेंट, किसी एमसीक्यू में भी अर्बन डेवलपमेंट, वैसे भी अर्बन डेवलपमेंट, फिर से एक क्वेश्चन अर्बन डेवलपमेंट। तो इसका मतलब है कि अर्बन डेवलपमेंट से इस साल के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मान के चलो, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट प्लानर क्या क्या कर सकते हैं? एड्रेस अर्बन ट्रांसपोर्टेशन चैलेंज इंक्लूडिंग कंजम्पशन, पॉल्यूशन एंड इनएफिशिएंसी,
है ना, इनको देखकर आपका क्या क्या कर सकते हैं आप उनको देखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, सुनो जरा ध्यान से, सुनो मेरी बात। किधर चली गई अपनी गाड़ी, किधर है भैया, ओए राजू, राजू, ये आया अपन। सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को पब्लिक बस सर्विसेज आपका इंप्रूव करनी है। पब्लिक बस सर्विसेज आपका इंप्रूव करने का क्या मतलब है, पब्लिक बस सर्विसेज आपका इंप्रूव करने का मतलब है कि अपने आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको अच्छा करो, है ना। उसके बाद रिड्यूसिंग कंजंक्शन एंड पॉल्यूशन, उसके बाद एक्सप्रेसवे जो कि हमारे आपका नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं, उनको आपका क्या करना है, एक्सप्रेसवे को ज्यादा बिल्ड करो, सेपरेट ट्रैफिक रखो, तो आपका पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर मास रैपिड ट्रांजिट, इससे क्या होगा, एमआरटी सिस्टम बढ़िया से आराम से आपका जो है बेसिकली ट्रांसपोर्ट, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गई, अंडरग्राउंड टनल्स हो गई, मेट्रो बना दो, एलिवेटेड रेलवे बना दो, उससे भी आपका बेसिकली पॉल्यूशन वगैरह नहीं होगा। और लास्ट में पार्किंग फीस ज्यादा रखो। इंक्रीजिंग पार्कर फीस से क्या होगा, डिस्करेज द यूज ऑफ पर्सनल व्हीकल्स। अब जैसे मान लो तुम कहीं पर जा रहे हो और तुमने आपका अपनी पर्सनल व्हीकल को मान लो कहीं पे लगा दिया, उठा के ले जाते हैं एमसीडी वाले, ज्यादा फीस होगी तो पर्सनल व्हीकल पे आपका लोग जाएंगे ही नहीं, ठीक है। कितना अच्छा आपका बेसिकली ये आइडिया है, तुम सोचो। तो ये चारों में से आपका तुम 3 लिख सकते हो कोई भी बढ़िया से, ठीक है। चलो अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 23, ठीक है। 23 क्वेश्चन। इतनी बात क्या समझ में आ गई है तुम्हें, इतनी बात क्या समझ में आ गई है तुम्हें, क्लियर है। अब देखो 23वें क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं मैं, ठीक है। 23वें क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। 23वां क्वेश्चन आपका कह रहा है डिस्कस द की फीचर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। फिर से पॉपुलेशन ग्रोथ की बात आ गई। इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1951 to 1981 इंक्लूडिंग द मेन रीजन फॉर रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज ड्यूरिंग दिस फेज। अब टोटल तुम्हें 4 फेज पढ़ाए हैं। पहला फेज 1 जहां पर आपका पॉपुलेशन देखने को मिली, फिर स्टडी पॉपुलेशन आ गई, फिर उसके बाद आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फिर पॉपुलेशन आपका एक्सपेंड कर रही है। वो चारों फेज आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए जैसे ही आपने इसको देखा। अब 1951 से 81 वाला टाइम पीरियड अगर आप देख रहे हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ में आपका एक्सप्लोजन देखने को आपका धीरे धीरे करके मिल रहे थे हमें। अब दूसरा उसने पूछा है हु आर एडोलेसेंट। क्या तुम्हें आपका ये पॉपुलेशन याद है, 19 तक की आपका जो है पॉपुलेशन पढ़ी है अपन ने, और मैं अभी कह भी रहा था कि एडोलेसेंट वाला क्वेश्चन आपका बन सकता है। यहां से आ जाओ जरा ध्यान से, आ जाओ। सबसे पहले उसने क्वेश्चन पूछा है अगर 1951 से 1981 तक का टाइम पीरियड देखेंगे, रेफर टू एज पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया विच वाज कॉज्ड बाय अ रैपिड फॉल इन द मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, हाई फर्टिलिटी रेट आपका जो है बेसिकली पॉपुलेशन देखने को मिली। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट कितनी हो गई, 2.2% आपका आ गई। It is in this period after the independence that development activities were introduced। ज्यादातर आपका जो है देश के अंदर हमने डेवलपमेंट एक्टिविटीज देखी, इसमें बहुत सारी आपका जो है बेसिकली एक्टिविटीज के ऊपर फोकस किया गया। और देखो और क्या क्या आपका काम आएगा इसमें, ठीक है, और क्या क्या चीजें आपका जो है बेसिकली दिखाई दे रही हैं आपको। देखो शोइंग अस इंश्योरिंग द इंप्रूवमेंट और लिविंग कंडीशन के साथ साथ इंटरनेशनल माइग्रेशन इंप्रूव हो गया। तिब्बतन्स, बांग्लादेशी, नेपाली, ये सब आपका जो है इंडिया के अंदर आने लग गए। तो ये एक बेसिकली पूरा पीरियड तुम लिख सकते हो इस फेज के बारे में। नेक्स्ट आती है एडोलेसेंट पॉपुलेशन। एडोलेसेंट पॉपुलेशन कौन सी होती है, 10 to 19 ईयर्स की। सबसे पहली चीज ये लिख दी। और अगर तुम देखोगे तो इट इज 20.9% 2011 के डेटा के हिसाब से। एडोलेसेंट फॉर्म्स अ सिंगल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्कफोर्स एंड इकोनॉमी इन द फ्यूचर। क्योंकि इसके बाद ही आपका जब धीरे धीरे करके ये काम करने लग जाएंगे तो इनकी पॉपुलेशन आपका क्या होगी, फिर वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट होने लग जाएगी। एडोलेसेंट पॉपुलेशन थ्रू रिगार्डेड एज द यूथफुल पॉपुलेशन हैविंग हाई पोटेंशियल बट एट द सेम टाइम दे आर क्वाइट वल्नरेबल इफ नॉट गाइडेड एंड चैनलाइज्ड प्रॉपर्ली। There are many challenges for the society as these adolescents are concerned, some of which are lower age at the marriage। छोटे बच्चों की शादी कर देना, illiteracy फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा है, उसके साथ साथ मैटरनली मोर्टेलिटी और इन सारे HIV, एड्स, इन्फेक्शन, फिजिकल मेंटल एज, ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके ऊपर आपका फोकस किया जा रहा है। तो तुम्हें क्या क्या लिखना है, देखो क्या क्या। सबसे पहले तो कौन है एडोलेसेंट, प्रॉपर्ली आपका मैसेज दे दिया। फिर ये कंट्रीब्यूट करेंगे वर्कफोर्स इकोनॉमी में। फिर तुमने बताना है क्या इनके अंदर पोटेंशियल है, क्या इससे आपका इश्यू फैल सकते हैं। ये सारी बातें जैसे ही तुम बताते हो तो उसके बाद तुम्हारा एक प्रॉपर आंसर आपका तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जैसे ही तुम्हें लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा आपका जब तुम चलोगे तो क्वेश्चन नंबर है 24। ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है पेस्टरल नोमैडिज्म की बात की है उसने। अब पेस्टरल नोमैडिज्म की बात की है
is an adaptation to a specific geographical condition. Illustrate your answer with an example to the different region of world. और फिर वो कह रहा है माइनिंग वाले क्वेश्चन पर, mining has played a significant role in human development, especially since the industrial revolution. इसका मतलब है स्पेसिफिकली उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की हुई है. In view of the statement, discuss the factors affecting mining activity. What are the economic and social impact of mining on developed and developing countries? How do these impact different based on the level of industrialization and labor dynamics? चलो भाई, क्या क्या चीजें चाहिए अपने को इसमें, क्या क्या चीजें आपका इंपॉर्टेंट कर सकते हो आप इसके अंदर. सुनो, सबसे पहले तो आपको जो है 24th क्वेश्चन के अंदर आपको पेस्टरल नोमैडिज्म के बारे में बात करनी है. अब पेस्टरल नोमैडिज्म जब वो बोलता है तो पेस्टरल नोमैडिज्म और नोमैडिक हर्डिंग इज अ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस. पहली अंडरलाइन कहां पे करी मैंने बात कि ये लिखना है कि इट इज अंडर द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी, जहां पर हर्डर्स क्या करते हैं, ज्यादातर रिलाई करते हैं एनिमल फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट. 3 बातें लिख दी. उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह वो आपका मूव करते हैं. ट्रांसह्यूमेंस वाली कंडीशन आपको याद आ रही होगी कि जब ठंड होती है तो नीचे की तरफ आ जाओ प्लेन्स में, और जब गर्मी हो तो ऊपर चले जाओ. तो एक प्लेस से दूसरी तरफ आपका मूव करते रहते हैं इन द सर्च ऑफ लाइव स्टॉक, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ पेस्चर एंड वाटर. ईच नोमैडिक कम्युनिटी ऑक्यूपाइज एज वेल एज आइडेंटिफाइड टेरिटरी एज मैटर ऑफ ट्रेडिशन. अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल इज केप्ट इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन में रखते हैं. ट्रॉपिकल अफ्रीका, कैटल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. उसके बाद सहारा डेजर्ट, एशियाटिक डेजर्ट, वहां पर शीप, गोट, कैमल है ना. उसके बाद माउंटेन्स एरिया में तिब्बत एंड एंडीज में याक देखने को मिल जाएगा. ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो तुमसे कभी पेस्टरल नोमैडिज्म के बारे में पूछता है तो ये पैराग्राफ एज इट इज आपको लिखना है. उसके बाद वो कह रहा है प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन, ये बेसिकली समर्स में अगेन तो वो देखो ट्रांसह्यूमेंस वाली कंडीशन भी उसने लिख के दे दी. मैं ऊपर लिख रहा था कहां, उसने आपका जो है यहां पर लिख के दे दी है. इन माउंटेन्स रीजन अब वो क्या कर रहा है, अब वो आपका बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटीज पे आ गया है. गुज्जर्स हो गए, बक्करवाल हो गए, गद्दी, भोटिया, ये सब बेसिकली माइग्रेट करते हैं और इनकी आपका बारे में लिख के आना है पेपर में, तभी आपका मार्क्स मिलेंगे. अब इसके बाद कौन कौन से फैक्टर हैं जो माइनिंग को आपका बेसिकली डिफाइन करते हैं. तो फिजिकल फैक्टर जिसमें साइज आ जाता है, ग्रेड, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ डिपॉजिट, और फिर इकोनॉमिक फैक्टर. इकोनॉमिक फैक्टर में आपका मिनरल, टेक्नोलॉजी, अवेलेबल एंड यूज कैपिटल टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी बातें आ जाएंगी. Developed economies are retreating from mining processing and refining stage of production due to high labor cost. तो वो अभी भी आपका जो है बेसिकली अगर डेवलप कंट्री में जाओगे तो वहां पर लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो फिर वो थोड़ा सा उब रहे हैं अब इससे. While developing countries वो बढ़िया, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत है, भर भर के पॉपुलेशन है, आओ माइनिंग करेंगे, आओ 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 माइनिंग करेंगे, आ जाओ आ जाओ, है ना, ऐसे बुला रहे हैं. Several countries of Africa and few of South America and Asia over 50% of the earning from minerals alone. तो जिनको इतना बड़ा पैसा आपका जो है माइनिंग से आ रहा है, वो क्यों नहीं करेगा भाई आपका देश में. ठीक है, चलो 24 क्वेश्चन पे हो गए अपने. अब आते हैं अपन आपका 25th क्वेश्चन पे. 25th क्वेश्चन में आपका क्या बोल रखा है उसने. अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या होती है, और में मिलने से आपका जो है बेसिकली पेपर में तुम्हारी चांदी हो जाती है. एक बार बिना और के आपका जो है पेपर अटेम्प्ट करके देखना, आपका पता चल जाएगा. ठीक है, मजा आ जाएगा. पर अगर तुमने और के बिना आपका पेपर अटेम्प्ट कर लिया तो यकीन मानो कि दादाजी बाबूजी मौज ही मौज है बेटा, फिर तुमको आपका 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है. हाँ, मैं बता रहा हूं तुम्हें. हाउ हैव कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, ब्राजील एंड इंडोनेशिया बेनिफिटेड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. व्हाट आर द टेक्नोपोलिस, गिव 2 एग्जांपल. डिस्कस द विद एग्जांपल एनी 5 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल लोकेशन. चलो आ जाओ, देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है वो इसमें. कवि का क्या तात्पर्य है. कवि ये कहना चाह रहा है कि 25th क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले उसने बात की है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इंक्रीज परचेसिंग पावर. ये 3 चीजें हो रही हैं. उसके साथ साथ जॉब क्रिएशन और इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट होगा तो लेबर इंटेंसिव क्रॉप आपका आएंगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बढ़ेंगी. दूसरा रिड्यूस पॉवर्टी एंड इंप्रूव लाइवलीहुड्स, मोर एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. तीसरा इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंप्रूव लोकल परचेसिंग पावर, जिससे लोकल परचेसिंग पावर से डेवलपमेंट ज्यादा होगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो फिर आपका वो खरीदारी ज्यादा करेंगे. रीजनल डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस कर रहे हैं. हाईटेक इंडस्ट्री विच आर रीजनली कंसंट्रेटेड, सेल्फ सस्टेन्ड एंड हाईली स्पेशलाइज्ड आर कॉल्ड एज टेक्नोपोलिस.
इस चीज को याद रखना। टेक्नोपोलिस का क्वेश्चन किसी भी टाइम पे आपका पेपर के अंदर धमक सकता है, 3 नंबर में भी आपका पूछ सकते हैं, तो बता देना। हाईटेक इंडस्ट्री जो कि रीजनली कंसेंट्रेटेड होती है और सेल्फ सस्टेन्ड होती है, खुद से काम करने के लिए उनको टेक्नोपोलिस कहा जाता है। कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ रोबोटिक्स, उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। असेंबली लाइन होती है, ज्यादातर प्रोग्रामिंग जो भी होती है वो कंप्यूटर बेस्ड होती है, तो इन सबको आपका देखना है। नीटली स्पेस्ड लो मॉडर्न डिस्पर्स्ड ऑफिस प्लांट लैब बिल्डिंग्स रादर देन मैसिव असेंबली स्ट्रक्चर, तो इसमें आराम से आपका जो आप काम कर सकते हो। ठीक है दोस्त, आए 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 हाँ। उसके बाद न्यू केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर नोटेबल एग्जांपल ऑफ हाईटेक इंडस्ट्री। सिलिकॉन वैली यूएसए वाली सैन फ्रांसिस्को में एंड मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू सिलिकॉन फॉरेस्ट नियर सिएटल आर द एग्जांपल ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी आयरन स्टील एंड टेक्नोपोलिस, ये सब आपका टेक्नोपोलिस के एग्जांपल है। उसके बाद उसने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका क्वेश्चन क्या था? उसका क्वेश्चन था कि डिस्कस विद द एग्जांपल 5 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो अब इंडस्ट्रियल लोकेशन पे 5 फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला एक्सेस टू मार्केट, दूसरा एक्सेस टू रॉ मटेरियल, तीसरा एक्सेस टू लेबर सप्लाई, चौथा एक्सेस टू सोर्सेज और फिर एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। इनको जितना बड़ा के आपका जो है बढ़िया लिखोगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया भरपूर नंबर आपका लेना, बट वर्ल्ड लिमिट आपका याद रखना। वर्ल्ड लिमिट आपका बहुत जरूरी है क्योंकि उसी को ध्यान में रखकर आपने पेपर अपना करना है। नेक्स्ट 26वें क्वेश्चन पर आते हैं। पहला है स्लम ड्वेलर्स। अभी अर्बन ड्वेलर की बात हो रही थी, अब स्लम ड्वेलर के ऊपर बात कर रहे हैं। अर्बन एरियाज में प्रॉब्लम अर्बन एरियाज की ही डिस्कस कर रहा है। कभी को अर्बन एरियाज से बहुत प्यार है, सीबीएसई वालों को खासकर बोला गया है कि अर्बन की प्रॉब्लम तुम्हें ही सुलझानी है, बाकी लोगों का आपका ध्यान नहीं है इसकी तरफ, तुम ही हो माई दाता। ठीक है, हाउ डू दीज प्रॉब्लम इंपैक्ट देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और तीसरा नेक्स्ट ऑप्शन में दे रखा है नॉइज पोल्यूशन। अगर कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ के जाएगा तो नॉइज पोल्यूशन तो वैसे ही लिख के आ जाएगा हमारा बच्चा। हाँ भाई साहब, बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा नॉइज पोल्यूशन। क्या पढ़ा है? नॉइज पोल्यूशन इज द पोल्यूशन जिसमें आवाज बढ़ जाती है, कानों के पर्दे फट सकते हैं किसी भी टाइम पर। तो ये ऐसी, अब जैसे मैं नॉइज पोल्यूशन, ये भी नॉइज पोल्यूशन है। ठीक है, हाँ, ऐसी नॉइज पोल्यूशन नहीं है, कंटाप मारूंगा घुमा के। अभी नॉइज पोल्यूशन होता है जो एयरबेस जा रहे होते हैं आपको घूमते हुए। ठीक है, हाँ, नॉइज पोल्यूशन, मेरी आवाज को आपका नॉइज पोल्यूशन बता रहे हैं। ठीक है, इधर देखो 26 पर चलो। 26 में सबसे पहले अर्बन सेंटर्स इन इंडिया आर मोर डिफरेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर और अदर इंडिकेटर। उसके बाद ऑन वन हैंड देयर आर बंगलोज, बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, फिर अपार्टमेंट्स हैं, और दूसरी जगह आपका क्या है? स्लम, झुग्गी झोपड़ी, क्लस्टर्ड। सो स्लम्स आर इनहेबिटेड बाय दोज पीपल हु आर फोर्स्ड टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरिया। जो बेचारे आपका काम की तलाश में आपका शहरों में आते हैं उनको ही झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ रहा है, बाकी जिनके घर हैं वो तो उनके तो घर है ही हैं। उसके बाद ऑक्यूपाई एनवायरमेंटली इनकम्पेटेबल एंड डिग्रेडेबल एरिया, जो बहुत आपका ऐसा होगा जहां पर एनवायरमेंट भी अच्छा नहीं होगा, पानी गटर गुटर जा रहा होगा, उनको बेचारों को उसी के आसपास आपका जो है देखना पड़ता है। ओपन डेफिकेशन करना पड़ता है, अनरेगुलेटेड आपका ड्रेनेज सिस्टम होता है, तो ये सारी चीजें। और मोस्ट ऑफ द स्लम पॉपुलेशन वर्क इन लो पेड, या तो किसी छोटे मोटे काम में आपका जो है, या किसी आपका जो है जैसे पोल्ट्री वगैरह का काम करेंगे, किसी ऐसे काम में एंगेज होंगे जो कि लो पेज आपका वर्क, लो पेइंग वर्क होगा। कॉन्सिक्वेंटली दे आर अंडरनरिश्ड, प्रोन टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस, जिससे बहुत सारी बीमारी होती हैं। अब जैसे गटर वगैरह में आपका काम करते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। पॉवर्टी मेक्स देम वल्नरेबल टू ड्रग अब्यूज, एल्कोहलिज्म, क्राइम, वैंडलिज्म, ये सारी चीजें आपका आ जाती हैं। और नॉइज पोल्यूशन में क्या क्या है? नॉइज पोल्यूशन रेफर टू द स्टेट ऑफ अनबियरेबल, अनकंफर्टेबल टू ह्यूमन बीइंग, जिससे आपका जो है बेसिकली हजार्डियस, मेट्रोपॉलिटन बड़ी सिटीज में आपका देखने को मिलता है। इंटेंसिटी डिक्लाइन विद इंक्रीज इन डिस्टेंस, जैसे जैसे आप शहर से दूर जाते होंगे वहां पे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है ना। दिस मैटर हैज बिकम सीरियस कंसर्न, बहुत कम समय में, अभी रिसेंट ईयर्स में ही आया है। मेन सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन कंस्ट्रक्शन हो गया, डेमोलिशन वर्क हो गया, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट और इंडस्ट्रीज कॉज नॉइज पोल्यूशन। इंटेंसिटी उसकी डिपेंड करती है। बिगेस्ट न्यूसेंस इज द नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रैफिक। ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन छाप दी है उन्होंने, और एज इट इज आपका जो है तुम्हें भी छाप देनी है पेपर के अंदर। ठीक है दोस्त, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। 27 क्वेश्चन आपका आ गया है। 27 क्वेश्चन में पूछ रहा है स्टडी द टेबल एग्रीकल्चर, अलाइड सेक्टर, ओर माइनिंग, मैन्युफैक्चर, क्रूड और अदर। 15-16 में 12.6, 16-17 में आपका 12.3, और फिर वो कह रहा है हाउ हैव द कंपोजिशन एंड ट्रेंड इन इंडिया एक्सपोर्ट इवॉल्व्ड सिंस 2015-16। एक मुझे ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से भी आपका क्वेश्चन इस बार आपका दिखता हुआ, बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, पता नहीं क्यों दिख रहा है, बट दिख तो रहा है। ठीक है, मान सकते हैं अपन इसको कि ऐसा एक क्वेश्चन आपका फर्जी वाले में कहीं वो पूछ ही ना ले। तो देखो, सबसे पहले उसने क्या बोला है? सबसे पहले उसने कंपोजिशन ऑफ कमोडिटीज इन इंडिया, इंटरनेशनल ट्रेड हैज बीन अंडरगोइंग अ चेंज ओवर द ईयर्स। धीरे धीरे कर आपका चेंजेस आते जा रहे हैं।
शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट मार्केट गुड्स हैव डिक्रीज्ड। तो एक तुम्हें सिंपल सी भाषा में, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना। कहां गया वो, कहां गया वो टेबल? ये टेबल है, इसको उठा के आपका एज इट इज डिफाइन कर देना है, किसमें शेयर कम हुआ है, किसमें शेयर बढ़ा है, किसमें आपका शेयर की कमी है और किसमें आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम देख लो, ना मानो तो ये लिखा है उन्होंने भी कि क्रूड पेट्रोलियम एंड प्रोडक्ट हैव इंक्रीज्ड, शेयर ऑफ ओर हैव लार्जली रिमेन्ड कांस्टेंट, डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल आइटम, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैव डिक्लाइन, एक्सपोर्ट ऑफ ट्रेडिशन। पूरा टेबल एक्सप्लेन कर दिया है, किसमें बढ़ा किसमें नहीं बढ़ा। ये है फ्री फंड के नंबर, फ्री फंड के नंबर है ये भाई साहब, फ्री फंड के। नेक्स्ट 28वें क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वें क्वेश्चन में आप देखोगे, अब उसने एक तो भरमौर वाले ट्राइबल रीजन की एक केस स्टडी है जिसको आईटीडीपी है ना, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें उसने पूछा इंप्रूविंग एजुकेशन एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, और फिर उसने इंदिरा गांधी कैनाल की आपका जो है बेसिकली एक केस स्टडी पूछ ली है। तो अब जरा ध्यान से देखो, अब दोनों को आपका जो है तुम देखते हुए चलोगे। तो सबसे पहले अगर तुम भरमौर ट्राइबल रीजन में बात करोगे तो वहां पर एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर प्रमोट कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक इंप्रूवमेंट। उसके बाद वहां पर गद्दी ट्राइब रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना ही लिखना है। इट इज वन ऑफ द इकोनॉमिकल एंड सोशली बैकवर्ड इलाका, ठीक है, ये भी याद रखना है तुम्हें। और हमें किसकी कंडीशन इंप्रूव करनी है? गद्दी ट्राइब की। फिर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी इंप्रूव करनी है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंप्रूव करना है, गवर्नमेंट सपोर्ट को आपका करना है। ये तुम कर लोगे। इसके बाद इंदिरा गांधी कैनाल की तरफ आपका चल दिए। इंदिरा गांधी कैनाल के 2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज स्टेट इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट, फिर कैनाल प्रोजेक्ट इनविजेस प्रोटेक्टिव इरिगेशन इन स्टेज 1 और एक्सटेंसिव इरिगेशन इन स्टेज 2। फिर उसके बाद जनरल क्रॉपिंग पैटर्न की तरफ जा रहे हैं, सीएडी प्रोग्राम सच एज लीनिंग ऑफ वाटर कोर्सेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनाल वाटर, ये बता देना है। फिर उसके बाद एरिया अफेक्टेड बाय वाटर लॉजिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, ये भी आपका आ जाता है। फिर इको डेवलपमेंट, सोशल सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, ये सारी बातें आपका लिखकर तुम्हारा इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाओ लास्ट के 2 क्वेश्चन पर जो कि मैपिंग से बेस्ड है, मैपिंग बेस्ड है। उसने सबसे पहले पूछा है ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड 7 ज्योग्राफिकल फीचर, एक ए दे रखा है, एक एफ दे रखा है, एक जी प्लस दे रखा है, बी प्लस दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, ई दे रखा है। उसने पूछा है नेम अ मेजर सी पोर्ट ऑफ यूरोप। अब देखो यार, मेजर सी पोर्ट इन यूरोप, अरे तुम्हें अगर मेजर सी पोर्ट इन यूरोप की तरफ जाना ही जाना है तो ये हैम्बर्ग की बात हो रही है, यूरोप की तरफ चले गए तुम, ठीक है। उसके बाद अगर और आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ने के बाद फिर उसने पूछ लिया इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ये आ गया, तो उसका नाम बताना है तुम्हें। तो अब नाम की तरफ तुम जैसे ही गए तो केप टाउन आ गया, ठीक है। केप टाउन के बाद अब और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। फिर उसने क्या पूछ लिया है? फिर उसने पूछ लिया है कि नेम द कैनाल दैट कनेक्ट्स अटलांटिक ओशियन एंड, ये वाली है अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, इसको पनामा कैनाल कह देते हैं। यहीं की यहीं आपका लिख दो, लो खत्म। नेम द एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग इन साउथ अमेरिका, अब साउथ अमेरिका वाला इलाका ये आ गया। तो क्या तुम साउथ अमेरिका की आपका बातें नहीं बता पाओगे? क्या तुम ये नहीं बता पाओगे कि साउथ अमेरिका में आपका कौन सी तरीके की, ये अमेजोन बेसिन, सेंटियागो, ये सारे आपका जो नाम तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो ये मैपिंग आपका दे रखी है। और उसके बाद आपका फिर एक मयूरभंज, तुत्तीकोरिन, ये जामनगर, इनको आपका मार्क करने के लिए दे रखा है। तो इनकी मैपिंग तो अपन आपका निर्भय में कर ही रहे हैं, और बाकी मैं तुम्हें और भी मैपिंग की अलग से आपका क्लास लूंगा ही लूंगा, तो वो मैपिंग आपका मैं तुम्हें करके दिखा दूंगा, तुमने यहां पर आपका मार्क कर देने हैं। चल रहनी है मोड में जिंदगी, ये तुम्हारे सैंपल पेपर का होता है एनालिसिस। और इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें अप्रोच समझ में आई होगी, मैपिंग का तरीका समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जो इसमें पूछे हैं इनको एज इट इज रट के चले जाना। ये बहुत ही अंदरूनी बात बता रहा हूं, तुम्हारे मेरे बीच की बात है। विजुअली इंपेयर्ड वाले क्वेश्चन भी मत छोड़ना। कभी कभी क्या होता है, यही वाले क्वेश्चन उठा के सीधे आपका तुम्हारे पेपर में पूछ लेते हैं। तो इनकी सारी मैपिंग मैप पे करके देख लेना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, अपने को करनी है, ठीक है। चलो तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर गोइंग टू रॉक दिस ईयर इज ऑल योर्स। डोंट लेट योरसेल्फ डाउन। इतना कहर मचा दो कि लोग सोचते रह जाएं कि ये एक समय आपका इसने कहर मचाया था। तब तक के लिए जय हिंद।